चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको क्लासिकल जेनेटिक्स बोलेंगे या इनहेरिटेंस जेनेटिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने पहले इंट्रोडक्टरी पोर्शन में क्वेश्चन पूछ रखा है कि एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट ऑलवेज बेबी एलिफेंट ही क्यों बर्थ करता है, अदर एनिमल क्यों नहीं, और मैंगो सीड्स क्यों मैंगो प्लांट ही प्रोड्यूस करता है, अदर प्लांट क्यों नहीं। तो इसका आंसर है ड्यू टू द जेनेटिक्स। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जीन ट्रांसफर होता है मैंगो प्लांट का मैंगो पेरेंट से मैंगो प्रोजेनी में जाता है। इसे एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट पेरेंट से एलिफेंट प्रोजेनी में जीन का ट्रांसफर होता है। तो यही रीजन है कि एलिफेंट से एलिफेंट प्रोड्यूस होता है और मैंगो से मैंगो। तो यहाँ पे दिया है कि इसका आंसर दिया है कि ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स दिस सब्जेक्ट डील्स विद इसमें क्या स्टडी करते हैं, डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है और इससे क्या होता है, कैरेक्टर पास होता है किससे कहाँ से कहाँ, पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है, पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है और इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। वेरिएशन इज द डिग्री जिससे क्या होता है कि प्रोजेनी अपने पेरेंट से अलग होता है। तो ये दोनों कंबाइंड स्टडी को हम किसमें करते हैं, जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस और वेरिएशन की कंबाइंड स्टडी करते हैं। ह्यूमन पहले से ही 8000 से 1000 ईसा पूर्व 8000 से 1000 BC मतलब 8000 से 1000 ईसा पूर्व से ही ये जान रहा था जो वेरिएशन का कारण है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन है। एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वेयर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट एंड वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल टू सिलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पोसेस डिजायरेबल कैरेक्टर। एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया थ्रू द आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम ए एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ वी हैव वेल नोन। ये होता है कि इंडियन ब्रीड होती है साहिवाल काउ, पंजाब में जो साहिवाल काउ होती है इंडियन ब्रीड होती है, वाइल्ड काउ है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ एक कब की बात है, मिड 19th सेंचुरी। इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल कंडक्ट कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किस पे, गार्डन पी प्लांट पर। और कितने साल तक किए थे, 1856 से 1863 तक 7 ईयर तक इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे और प्रपोज किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रपोज किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द मेंडल इन्वेस्टिगेशन। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द इनहेरिटेंस पैटर्न इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक अप्लाइड टू द प्रॉब्लम इन बायोलॉजी। मेंडल फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या यूज किया था, इनहेरिटेंस पैटर्न को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का यूज किया था बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने या बायोलॉजी की प्रॉब्लम में अप्लाई किया था। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज, में लार्ज सैम्पलिंग साइज थी जो कि इनके एक्सपेरिमेंट को ग्रेटर क्रेडिबिलिटी दे रही थी। ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड, मतलब जो डाटा कलेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा ग्रेटर क्रेडिबिलिटी इसलिए थी कि उन्होंने लार्ज सैम्पलिंग साइज को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब एक बार में कई सारे कैरेक्टर को लेकर किया था। जैसे हाइट ले लिया और सीड कलर ले लिया, स्टेम की हाइट सीड कलर को अलग एक साथ कैरेक्टर को लेकर क्या करवाया गया, क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और फिर इन्वेस्टिगेट किया, इसलिए इनके डाटा को ग्रेटर क्रेडिबिलिटी मिली। Mendel investigate character in the garden pea plant. Mendel investigate character in the garden pea plant that were manifested as two opposing trait. That is यहाँ पे मेंडल जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे गार्डन पी प्लांट पे, तो वहाँ पे उन्होंने दो अपोजिट ट्रेट को लिया। एक करेक्टर का मतलब कि एक करेक्टर के पास दो ट्रेट होते ही हैं। तो जैसे कि स्टेम की हाइट की बात करें तो स्टेम की हाइट के बाद दो ट्रेट होंगे, एक तो टॉल होगा दूसरा डॉर्फ होगा। यहाँ पे टॉल डोमिनेंट ट्रेट है और डॉर्फ जो रिसेसिव ट्रेट है। ऐसे अगर सीड कलर करेक्टर ले लें, सीड कलर करेक्टर उन्होंने लिया मेंडल ने और सीड कलर करेक्टर में दो ट्रेट लिया, दो अपोजिट ट्रेट, एक तो येलो जो कि एक येलो और एक ग्रीन कलर, येलो कलर और एक ग्रीन कलर, ये तो ट्रेट हो गए, दोनों दो अपोजिट ट्रेट हो गया। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। यहाँ पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन का यूज किया था। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब प्योर टाल है और प्योर टाल है तो प्योर टाल है और प्योर डॉर्फ है तो प्योर डॉर्फ है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन सुजेस्टिबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। मेंडल ने सिलेक्ट किया था 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी एज ए पेयर विच वेर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो उन्होंने सिलेक्ट किया था स्मूथ और व्रिंकल सीड। यहाँ पे सीड का क्या हो गया, यहाँ के सीड का हो गया स्मूथ और व्रिंकल सीड हो गया। येलो और ग्रीन सीड यहाँ सीड का कलर हो गया। दूसरा करेक्टर, तीसरा इन्होंने 7 करेक्टर लिया था और 14 ट्रेट लिया था। 14 ट्रेट में अगर बोले तो 14 ट्रेट था या पेयर में बोले तो 7 पेयर ट्रेट था और 7 करेक्टर था। अब ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा फिगर 4.1। अब मेंडल ने जो पीपी एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें कितने करेक्टर लिए थे, 7 करेक्टर लिए थे। 7 करेक्टर में कौन कौन, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप एंड सीड कलर, ये 7 करेक्टर हो गए। अगर ट्रेट पूछा जाए तो कितना ट्रेट लिए थे तो 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे और पेयर में पूछा जाए तो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन्होंने लिया था। तो स्टेम हाइट में 2 ट्रेट, एक टॉल और एक डॉर्फ। टॉल जो है डोमिनेंट ट्रेट है और डॉर्फ जो है रिसेसिव ट्रेट है। फ्लावर कलर में वायलेट और व्हाइट, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल, पॉट शेप में इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉट कलर में ग्रीन एंड येलो, सीड शेप में राउंड व्रिंकल और सीड कलर में येलो एंड ग्रीन। तो यहाँ पे जो ये वाला है ये क्या है, ये डोमिनेंट ट्रेट है और इधर वाला जो है ये क्या है, इधर वाला जो है ये रिसेसिव ट्रेट है। तो इस रिसेसिव ट्रेट है यहाँ पे सीड कलर और किसमें कंफ्यूजन हो सकता है, सीड कलर और पॉड कलर में, क्योंकि इसमें भी ग्रीन येलो है और इसमें येलो ग्रीन है। तो इसको याद करने का है पीजी मतलब पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है और जो सीड कलर है उसमें येलो डोमिनेंट है। तो ये मेंडल ने अपने जब गार्डन पी में एक्सपेरिमेंट किया था कितने करेक्टर लिए थे, 7 करेक्टर लिए थे। कितने ट्रेट लिए थे तो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे या 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेके एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था और वो भी ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन लिए थे।
अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर को इमैस्कुलेशन बोलेंगे। अब टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन का मतलब अब यहाँ पे स्टडी मेंडल ने स्टडी किया वन जीन के इनहेरिटेंस की स्टडी, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब अगर हम इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट ए टाइम इन क्रॉस एट ए टाइम इन ए क्रॉस तो उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब अगर एक ही करेक्टर को लेकर क्रॉस करवाए और हम इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करें तो उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने वही किया। मेंडल ने क्या किया कि वन सच हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट कैरी आउट मेंडल वेयर क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट। यहाँ पे टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट एक ही करेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, मतलब स्टेम हाइट का दो ट्रेट कौन को, स्टेम हाइट एक ही करेक्टर हो गया, उसके दो ट्रेट टॉल और दूसरा ड्वार्फ। अभी टॉल ड्वार्फ का क्या करवाएंगे, क्रॉस करवा के इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की स्टडी करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की स्टडी करेंगे। इन्होंने क्या देखा कि फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन में क्रॉस करवाने के बाद जो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन में जो प्लांट आया, F1 जनरेशन में जो प्लांट आया, मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि ऑल F1 प्रोजेनी प्लांट वेयर टॉल, सबके सब टॉल थे जो कि पेरेंट के सिमिलर थे, कोई भी डॉर्फ नहीं था F1 प्रोजेनी में। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया कि एक करेक्टर लिया स्टेमाइट में एक टॉल हो गया, एक दूसरा ड्वार्फ हो गया, टॉल और ड्वार्फ का क्या किया, क्रॉस करवाया। तो टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस करवाया तो एफएन प्रोजेनी में क्या बनेगा, तो पहले तो टॉल, ये तो पेरेंट हो गए टॉल और ड्वार्फ, तो टॉल का जो ट्रेट होगा उसका कैपिटल टी हो गया जीनोटाइप, और ड्वार्फ का स्मॉल टी। ये एलील हमेशा पेरियड में होते हैं, एलील जो होते हैं पेरियड में होते हैं, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। अब इससे बनाएंगे क्या, गैमेट बनाएंगे, तो इससे क्या बनेगा, एक कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी बनेगा। ड्वार्फ से दो गैमेट बनेगा, एक दोनों स्मॉल टी, मतलब चूंकि होमोजाइगस है तो एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, इसमें कैपिटल टी बनेगा, इसमें स्मॉल टी। अब इसकी क्या कराएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, तो जितने जो भी प्रोजेनी F1 जनरेशन में बन रही है वो सब के सब क्या कैपिटल टी स्मॉल टी बन रही है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी जो चारों बन रही है, चारों के चारों क्या है, टॉल है। अब हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, ये अलग बात है, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, लेकिन सबके सब हेटेरोजाइगस टॉल है। फिर उन्होंने क्या करवाया, सेल्फिंग करवा दी, कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग करवा दी, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से ही करवा दिया। ये हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है। इससे गैमेट बनाया गया तो इसमें टू टाइप के गैमेट बने, एक तो दोनों एलील सेपरेट हो गए, तो एक कैपिटल टी ये और दूसरा स्मॉल टी। ऐसे इससे भी क्या बना, दो गैमेट, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। क्रॉसिंग करवाया, कैपिटल टी का कैपिटल टी से कैपिटल टी बना, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी का स्मॉल टी से करवाया गया तो स्मॉल टी बना। तो इससे क्या हुआ कि ये जो 3 है ये तो 3 टॉल हुए और ये जो 1 रहा ये ड्वार्फ हुआ, तो ये 3:1 का आया, यानी कि 3 टॉल हुए और 1 ड्वार्फ प्रोड्यूस हुआ, 3 टॉल प्रोड्यूस हुए और 1 ड्वार्फ, ये 3:1 का क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो, ये फिनोटिपिक रेशियो आया। लेकिन अगर जीनोटिपिक रेशियो देखा जाए तो जो एलील्स हैं उसको, ये तो एक है कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल है, और ये दो हैं ये हेटेरोजाइगस टॉल है, और ये क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो अगर क्या जीनोटिपिक रेशियो लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1:1, ये 1 है और ये 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 1 है, तो 1:1 ये क्या हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। तो मोनोहाइब्रिड क्लास का जो फिनोटिपिक रेशियो होगा टॉल और ड्वार्फ का 3:1 होगा, जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो 1:1 होगा। तो ये मोनोहाइब्रिड क्लास में ये रेशियो ध्यान रखना है। और इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्लास का मतलब है कि इनहेरिटेंस की स्टडी मेंडल ने की थी, कितने करेक्टर को लेके, एक सिंगल करेक्टर को लेके। अच्छा, इसी में एनसीईआरटी ने एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि अगर इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखा जाए तो टोटल कितने प्रोजेनी बनी है, 4 प्रोजेनी बनी है। 4 में से 3 तो टॉल है, यानी कि इसको लिखेंगे 3/4, और 4 में से कितने ड्वार्फ है तो 1/4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 रेशियो 1/4, यानी कि टॉल जो होता है फिनोटिपिक रेशियो कैसे लिख सकते हैं 3/4 रेशियो 1/4। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी का। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 4 में से कितने हैं कैपिटल टी तो 1/4, और 4 में से कितने कैपिटल टी स्मॉल टी तो 2/4, और ये कितने हैं स्मॉल टी तो 1/4, तो क्या आ जाएगा 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4। ये जीनोटिपिक रेशियो का अगर एच टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, जो भी मोनोहाइब्रिड क्लास उन्होंने करा के देखा, रेशियो 3:1 आया और 1:1 जीनोटिपिक रेशियो आया, 3:1 फिनोटिपिक रेशियो आया। इसमें उन्होंने क्या बताया कि मेंडल प्रपोज समथिंग, कुछ ऐसा है कि जो स्टेबली पास होता है गैमेट के थ्रू पास होता है, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाता है, और उसको उन्होंने बोला सक्सेसिव जनरेशन, ओवर द सक्सेसिव जनरेशन पास होता है, और उसको उन्होंने नाम दिया फैक्टर, जिसको आज बोला जाता है जीन, क्योंकि उसको उस समय क्या था, क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो उस समय मेंडल ने इसका नाम बस फैक्टर बोल दिया था, लेकिन फैक्टर क्या होता है, कैसे पास होता है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। बट अभी प्रेजेंट टाइम में इसको जीन बोला जाता है, और जीन ही क्या, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी जीन और फैक्टर एक ही चीज़ है, बस फैक्टर टर्म मेंडल ने यूज किया था। जीन जो है अब मॉडर्न जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी होगी तो पता चला कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और यही यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। और जीन के ऊपर क्या होता है, जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज द एलील, दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो एलील जो होता है ये, अगर ये रहा क्या, ये रहा सेंट्रोमियर, इससे लगा रहता है काइनेटोकोर, ये रहा एक क्रोमेटिड, ये रहा दूसरा क्रोमेटिड, तो ये से क्रोमेटिड के ऊपर लगे होते हैं जीन, और इसी जीन के ऊपर होता है क्या, एलील। एलील जो होते हैं पेयर्ड में होते हैं, जैसे कैपिटल टी ये एलील है पेयर्ड में, कैपिटल टी स्मॉल टी ये एलील पेयर में, तो कैपिटल टी क्या करेगा, टॉल को कंट्रोल करता है, और स्मॉल टी जो होता है ये ड्वार्फ को कंट्रोल करता है। तो ये जो एलील होते हैं ये जीन के ऊपर लोकेटेड होते हैं और पेयर्ड में होते हैं, जीन एलील जो होते हैं पेयर्ड में होते हैं। ओके, होमोजाइगस का मतलब कि अगर एलील सिमिलर टाइप के हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी तो होमोजाइगस हो जाएगा। हेटेरोजाइगस का मतलब अगर ये कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है तो हेटेरोजाइगस हो जाएगा। टॉल और ड्वार्फ आप समझ ही रहे हो, कैपिटल टी टॉल को और स्मॉल टी ड्वार्फ को हो गया। रिसेसिव डोमिनेंट और रिसेसिव, ये भी डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट फैक्टर वाइल अदर फैक्टर रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। अब यहाँ पे जो पुनेट स्क्वायर किसने डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश जेनेसिस्ट रेगिनाल्ड सी पुनेट ने डेवलप किया था, ये ध्यान रखना है। इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्लास का फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो हो गया, डोमिनेंट और रिसेसिव हो गया, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ये सब हो गया, क्लियर।
टाल प्लांट फ्रॉम द F1 और F2 हैज कैपिटल टी या कैपिटल स्मॉल टी कंपोजिशन होता है, लेकिन इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टाल प्लांट एट F2 जनरेशन में टाल प्लांट के जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए मेंडल ने क्रॉस करवाया क्या कि जो टाल प्लांट था फ्रॉम F2 या F1 या F2 का कोई भी चाहे टॉल हो टाल F2 F1 जनरेशन का क्या करवाया, क्रॉस करवाया डॉर प्लांट के साथ। किसके साथ? टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है F1 इंडिविजुअल का अगर क्रॉस करवाया जाए होमोजाइगस रिसेसिव के साथ तो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस से क्या हो जाता है, जीनोटाइप डिटरमाइन कर लिया जाता है। जीनोटाइप जीनोटाइप एट F2 F1 का क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। अब यहाँ पे टेस्ट क्लास को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस फ्लावर का जीनोटाइप हमको नहीं पता है, इस फ्लावर का जीनोटाइप क्या है। सपोज और इसका जो भी जीनोटाइप हो या तो कैपिटल डब्ल्यू अगर कैपिटल डब्ल्यू एक बार कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लिया गया तो कैपिटल डब्ल्यू गैमेट बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू एक दूसरा गैमेट कैपिटल डब्ल्यू बनेगा। और इसका क्रॉस करेगा होमोजाइगस रिसेसिव से। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब क्या? होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब कि होमोजाइगस रिसेसिव से जो क्रॉस करवाया जाएगा तो यहाँ की स्मॉल डब्ल्यू लिया गया, यानी कि व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करवाया गया तो इसी गैमेट स्मॉल डब्ल्यू बना, दूसरा स्मॉल डब्ल्यू। तो जो क्रॉस करवाया गया तो इसमें इसका कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसका भी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि जितने फ्लावर बने सबके सब वायलेट बने। इससे पता चला कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला कि अननोन फ्लावर जो है, ये जो अननोन फ्लावर है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, तभी तो ये जितने हैं सबके सब वायलेट बन रहे हैं। और रेशियो अगर देखा जाए तो 1:1 आ जा रहा है, 1:1 आएगा। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये हमने क्या लिया, हेटेरोजाइगस लिया तो इसमें गैमेट बनेगा कैपिटल डब्ल्यू, दूसरा गैमेट स्मॉल डब्ल्यू, और इसका करवा दिया व्हाइट फ्लावर से क्लास, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव से क्लास करवा दिया। अब इससे क्या बनेगा, होमोजाइगस रिसेसिव क्लास करने के बाद एक कैपिटल डब्ल्यू, इसका क्लास इससे कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू, फिर इसका क्लास इससे तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फिर स्मॉल डब्ल्यू, इसका इससे स्मॉल डब्ल्यू, फिर इसका इससे स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ क्या है, दो क्या है वायलेट है और दो वाइट है, यानी हाफ फ्लावर वायलेट है, हाफ फ्लावर जो है वाइट है। तो यहाँ पे जो अननोन फ्लावर है समझ में आ रहा है कि हेटेरोजाइगस से सीधा से समझ में आ रहा है। और रेशियो देखा जाए तो यहाँ भी रेशियो 1:1 आ रहा है, फिनोटिपिक का भी, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों 1:1 आ रहा है। तो टेस्ट क्लास से हम क्या पता कर सकते हैं, टेस्ट क्लास से हमें पता कर सकते हैं जो जीनोटाइप है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, जीनोटाइप को डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसका फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो दोनों 1:1 ही आएगा, और इस फिगर में ये दिखाया भी गया है। अब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने प्रपोज किया दो जनरल रूल टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये जो टुडे दीज रूल आर कॉल्ड द प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ है लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन भी है, अभी इसका एक्सेप्शन भी आएगा। और जो रेशियो है, इसको रेशियो को क्या पूछा जाएगा, ये फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो, जिसका ट्रिक भी है कैसे फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो याद करोगे, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, डायहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो। अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में तीन पॉइंट है। करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। मेंडल ने चूंकि फैक्टर बोला था, यहाँ तो अभी क्रोमोसोम जिनका नामो निशान नहीं है, तो करेक्टर कंट्रोल होता है बाय ये डिस्क्रीट यूनिट, इसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर हमेशा पेयर में होता है, जो भी पेयर में होता है। तो यहाँ मेंडल चूंकि फैक्टर टर्म यूज किए तो यहाँ फैक्टर क्या है, पेयर में होता है। डिसिमिलर पेयर आर द फैक्टर, वन मेंबर पेयर डोमिनेट एंड अदर रिसेसिव। अगर डिसिमिलर पेयर फैक्टर है जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो एक जो है डोमिनेट होगा, एक डोमिनेट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ इन द F2 इट इज आल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड एट द F2। तो अभी जब हम लोगों ने कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करवाया था, तो F1 में तो सब क्या आए थे, कैपिटल टी का क्रॉस, टाल प्लांट का क्रॉस, प्योर टाल प्लांट का क्रॉस, प्योर डॉट से जब करवाया था कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी से, तो F1 में तो सब कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे, नहीं कि सबके सब क्या आए थे, टाल आए थे। तो F1 में तो एक्सप्रेस नहीं हुआ था, वही लिखा है कि पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ, दोनों पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ किसमें, F2 में। और किस रेशियो में, 3:1 में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी को बोलते हैं, लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ द गैमेट। ये लॉ बेस्ड ऑन द फैक्ट एलील जो होता है कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करता, डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन नॉट इन द, दोनों कैरेक्टर रिकवर्ड F1 स्टेज में नहीं दिखते हैं। जैसे हमने जब कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करवाया था, तो F1 में तो सिर्फ टाल दिखे थे, डॉट तो दिखाई नहीं था। लेकिन F2 में जाके 3 टाल और एक डॉट दिख गए थे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि F1 में तो सब नए कैरेक्टर सीन नहीं होंगे, लेकिन F2 में जाके सब रिकवर हो जाएंगे। फिर ये बता रहा है कि अगर होमोजाइगस पेरेंट है तो सिर्फ सभी गैमेट ऑल गैमेट प्रोड्यूस होंगे सिमिलर टाइप के, जैसे कि होमोजाइगस पेरेंट अगर चाहे कैपिटल टी चाहे स्मॉल टी इसमें गैमेट बनेगा, तो इससे तो कैपिटल टी बनेगा, इसमें तो स्मॉल टी गैमेट बनेगा। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस 2 का गैमेट बनेगा। हेटेरोजाइगस मतलब अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसमें एक गैमेट कैपिटल टी बनेगा, दूसरा गैमेट स्मॉल टी बनेगा। तो यहाँ पे 2 टाइप का गैमेट बन रहा है अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो। ये जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे फेल कर जा रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे कि यहाँ पे ये पेरेंट्स जो है ये रेड है और ये वाइट है, प्लांट स्नैप ड्रैगन प्लांट है। स्नैप ड्रैगन प्लांट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया जा रहा है, मतलब इसका एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट को लेकर क्रॉस करवा के देखा जा रहा है कि इसमें F1 प्रोजेनी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है और F2 में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसी की तरह प्रोड्यूस हो रहा है क्या उससे अलग। तो जब देखा गया स्नैप ड्रैगन के फ्लावर यानी कि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस करवाया गया। रेड फ्लावर यानी कि कैपिटल आर, व्हाइट फ्लावर स्मॉल आर। तो रेड फ्लावर कैपिटल आर से गैमेट बनेगा कैपिटल आर, और स्मॉल आर से गैमेट बनेगा स्मॉल आर। ये गैमेट बना, और जब उसका F1 जनरेशन में देखा गया तो रेड और व्हाइट से बना पिंक, यानी कि बीजा कैरेक्टर आ गया, ना रेड आया ना व्हाइट आया, किसी भी पेरेंट से नहीं मैच कर रहा है। जबकि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, जब मोनोहाइब्रिड का मेंडल ने करवाया था गार्डन पे, उन्होंने कैपिटल लिया था और स्मॉल लिया था, कैपिटल टी से गैमेट कैपिटल टी बना था, स्मॉल टी से गैमेट स्मॉल टी बना था। तो उन्होंने दोनों का फ्यूज कर, दोनों जो F1 जनरेशन जो प्रोजेनी बनी सभी प्रोजेनी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सभी की सभी टॉल थी, सभी की सभी क्या थी, टॉल थी। लेकिन यहाँ पे तो पिंक आ गया। फिर जब इन्होंने F2 जनरेशन में देखा, जब इसका सेल्फिंग करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो क्या देखा कि इसमें क्या है कि
एक रेड है, दो पिंक और एक वाइट है, यानी कि यहाँ पे दो प्रोजेनी बीच की आ रही है, ना रेड ना वाइट, बिटवीन दोनों क्या हो रहा है, किसी से रिजेंबल्स नहीं कर रहे हैं ये जो दो प्रोजेनी है, ना मदर से और ना फादर से, किसी से मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल कर गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रेशियो आता है, फिनोटिपिक रेशियो 1:1 आता है, जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 आता है, जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आता है, जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही 1:1 आते हैं इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और एक किस पे करवाया गया, स्नैपड्रैगन या एंटेरियम स्पीसीज के करवाया गया, डॉग फ्लावर होता है उस पर, उनके बिटवीन करवाया गया और इनका रेशियो आ गया। तो इसको इसमें बस यही लिखा है। अब यहाँ वही चीज़ लैंग्वेज में लिख रखी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि F1 phenotype did not resemble either of the two parent and was in between the two. Inheritance of the flower gland in the dog flower in Snapdragon or Antirrhinium species. ये गुड एग्जाम्पल है किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या करवाया गया, इसमें कैपिटल आर जो कि रेड फ्लावर है, ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, कैपिटल आर का स्मॉल आर का ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर स्मॉल से जब क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन में देखा गया कि पिंक भी मिल गया। एक है क्या मिला, F1 में पिंक मिला, और ये ना मम्मी से मैच कर रहा है, ना पापा से, ना मदर से, ना फादर से, किसी से मैच नहीं, ना रेड है ना वाइट है, ये पिंक आ गया। F1 सेल्फ पॉलिनेट जब करवाया गया, F2 में देखा गया कि एक रेड आया और दो पिंक आ गया और एक वाइट आ गया, यानी इसमें जीनोटिपिक रेशियो भी यही है और फिनोटिपिक रेशियो इसमें सेम रहा। वी वुड एक्सपेक्ट, यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे मेंडेलियन का मोनोहाइब्रिड कास्ट था, उनका फिनोटिपिक रेशियो जो 3:1 आया था, 3 डॉल और 1 डॉर्फ आए थे, और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आया था, लेकिन ऐसे इसमें कुछ इसमें हुआ नहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इसमें तो 1:1 आ गया फिनोटिपिक रेशियो, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस इस केस में फेल कर गया। Let us take example of the gene that contain the information for producing an enzyme. Now there are two copies of this gene that two allelic form. Let us assume that normal allele जीन के ऊपर एलील होते हैं जो कि पेयर में, मान लीजिए ये जीन है और इस जीन के ऊपर यहाँ पे एलील होते हैं। एलील जो होता है पेयर में होता है, एलील जो होता है वो पेयर्ड में होता है, एलील जो होता है वो पेयर्ड में होता है। तो ये जो एलील होता है, ये एलील अगर नॉर्मल एलील है तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और अगर नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यस, थ्योरेटिकली बात करें तो मॉडिफाइड अगर एलील है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि प्रोडक्शन ऑफ एलील अगर मॉडिफाइड है तो, अगर नॉर्मल नहीं है तो या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, या नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, या एंजाइम प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। ये तीन कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पे जो तीन केस लिया है, यहाँ फर्स्ट केस जो बताया था, यानी कि यहाँ फर्स्ट केस में चूंकि मॉडिफाइड एलील नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि यहाँ मॉडिफाइड एलील इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड एलील की, क्योंकि यहाँ पे फिनोटाइप या ट्रेड जो हो रहा है वो सेम फिनोटाइप या ट्रेड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये केस हो गया। बट अगर एलील प्रोड्यूस कर रहा है नॉन फंक्शनल एंजाइम, या एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे फिनोटाइप या ट्रेड क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो यानी अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट ओरिजिनल फिनोटाइप, डोमिनेंट एलील ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा। डोमिनेंट एलील एंड मॉडिफाइड एलील जनरली रिसेसिव एलील होता है, क्योंकि ये एंजाइम प्रोड्यूस कर पा रहा है। जब एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ रिसेसिव और डोमिनेंट को। डोमिनेंट एलील का मतलब जो अनमॉडिफाइड एलील है वो डोमिनेंट है, अपने आप को शो कर पा रहा है वो, और जो मॉडिफाइड हो चुका है वो चूंकि एंजाइम प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो रिसेसिव की कैटेगरी रिसेसिव एलील हो जाएगा। कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस में अब यहाँ पे कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस केस ऑफ द कोडोमिनेंस F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट। यहाँ पे क्या होगा, F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी होगी दोनों पेरेंट से मैच करेगी, दोनों पेरेंट से रिजेंबल्स करेगी। अब यहाँ पे तीन डोमिनेंस, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस था, एक कोडोमिनेंस हो गया। डोमिनेंस जो कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस था, उसमें क्या करेगा, F1 जो प्रोजेनी होगी वो रिजेंबल्स करेगी आइदर ऑफ द टू पेरेंट से, मतलब किसी दो पेरेंट में एक पेरेंट से रिजेंबल करेगी। जैसे हम लोगों ने जब कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस करवाया था तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी F1 में आया था, तो ये इससे इसका जो फिनोटाइप यानी कि टाल है, टाल तो प्रोजेनी इससे मैच कर रहा है ना, इस पेरेंट से मैच कर रहा है, टाल कैपिटल टी इससे मैच कर रहा है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसी से मैच नहीं कर रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बिटवीन आ रहे थे, रेड और व्हाइट का करवाया था तो पिंक आ गया था। ड्रैगन के केस में एंटेरियम स्पीसीज जो थी डॉग फ्लावर वाली, और डोमिनेंस वाले कोडोमिनेंस में क्या आएगा, दोनों पेरेंट से मैच कर जाएगा। F1 जनरेशन जो होगा वो दोनों पेरेंट से मैच कर जाएगा। इसका गुड एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप में जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है कंट्रोल होता है जीन आई के द्वारा, और आई जीन के पास होता है तीन एलील आई ए आई बी और आई। यहाँ आई ए और आई बी जो होते हैं ये डोमिनेंट होते हैं, और जो आई होता है वो रिसेसिव होता है। तो सीधे से इस टेबल पे आ जाइए। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने टाइप के फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप पॉसिबल है। तो टोटल कितने जीनोटाइप हैं, 6 जीनोटाइप पॉसिबल हैं और 4 फिनोटाइप पॉसिबल हैं। 4 फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप। 4 फिनोटाइप कौन कौन से हैं पॉसिबल, 4 फिनोटाइप कौन कौन से पॉसिबल है, तो यहाँ जीनोटाइप दे भी रखा है, और फिनोटाइप आपके 4 ही हैं, एक ए है, एक ए बी है, और एक ए दूसरा बी तीसरा ए बी चौथा ओ, ये 4 फिनोटाइप पॉसिबल हैं। और जीनोटाइप 6 होंगे, एक तो आई ए दूसरा आई ए तीसरा आई चौथा, अब ये तो सेम ही हो गया, चौथा आई बी और पांचवा आई बी और छठा आई। तो ये क्या हो गया, 6 जीनोटाइप पॉसिबल हैं और 4 फिनोटाइप पॉसिबल हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना है। और ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। मल्टीपल एलील भी एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील भी शो करता है। व्हाट इज द मल्टीपल एलील, तो यहाँ पे मल्टीपल एलील एग्जांपल ये एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का एग्जांपल हो गया और कोडोमिनेंस का भी हो गया। मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है कि मोर देन 2 एलील, एक से अधिक एलील, यहाँ पे 3 एलील हैं आई ए आई बी और आई, मोर देन 2 एलील दैट इज द 3 एलील गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल एलील। सिंस इन द इंडिविजुअल ओनली 2 एलील कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड इन ओनली व्हेन द पॉपुलेशन स्टडी आर मेड। तो मल्टीपल एलील का एग्जांपल हो गया। मल्टीपल एलील क्या होता है, ये हो गया अगर मोर देन 2 एलील गवर्निंग द सेम कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल एलील एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे जो स्टार्च ग्रेन दिया है, स्टार्च ग्रेन ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पे स्टार्च ग्रेन कैसे है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड कंट्रोल्ड बाय वन जीन। अब एक जीन के पास 2
दो एलील होते हैं, एक करेक्टर कंट्रोल एक जीन के पास दो एलील होते हैं, दो एलील यहाँ पे एक कैपिटल भी है एक स्मॉल भी है, तो कैपिटल भी हो जाएगा। इसमें स्टार्च सिंथेसिस इफेक्टिवली सिंथेसाइज होता है लार्ज ग्रेन साइज का, लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर स्मॉल भी है तो यहाँ लेसर इफिशिएंट स्टार्च प्रोड्यूस होगा और स्मॉल स्टार्च ग्रेन साइज रहेगी। लेकिन अगर कैपिटल भी स्मॉल भी है तो ये इंटरमीडिएट साइज रहता है, इंटर लार्ज रहेगा ना स्मॉल रहेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो स्टार्च ग्रेन साइज होता है, स्टार्च ग्रेन साइज कंसीडर एज फिनोटाइप, तो ये जो होगा ये एलील शो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से, क्योंकि जो आ रहा है F1 जनरेशन में लार्जर ग्रेन साइज का स्टार्च ग्रेन आ रहा है ना स्मॉलर ग्रेन साइज का स्टार्च इंटरमीडिएट आ रहा है, मतलब इंटरमीडिएट साइज का स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है किसमें F1 जनरेशन में। जैसे इस क्लास में देख लीजिए ये क्या है, ये कौन सा ग्रेन है, ये है लार्जर साइज का स्टार्च ग्रेन और ये स्मॉलर साइज के स्टार्च ग्रेन का एलील। अब इन एलील से जो गैमेट बनेगा इससे कैपिटल भी बनेगा इससे स्मॉल भी बनेगा। जब दोनों क्रॉस करवा दोगे तो कैपिटल भी स्मॉल भी होगा जो कि इंटरमीडिएट साइज का है, ना लार्ज साइज का ना स्मॉल साइज का, ना मम्मी से मैच किया ना मम्मी से ना पापा से किसी से मैच नहीं किया, तो क्या हो गया ये जो F1 जनरेशन में आया ये किसी भी पेरेंट से जब नहीं मैच किया तो ये क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही तो शो कर रहा है। तो एक और एग्जांपल हो गया, दो एग्जांपल हो गया एनसीईआरटी में, एक तो स्नैपड्रैगन इंटरहेनियम वाला हो गया, दूसरा स्टार्च ग्रेन साइज वाला हो गया। अब इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने टू करेक्टर को लेकर पी प्लांट के दो करेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद इन्होंने देखा दो करेक्टर को कौन कौन से लिया था, एक तो लिया था इन्होंने सीड का कलर और एक लिया था सीड का शेप। सीड के शेप में राउंड शेप डोमिनेंट होता है और व्रिंकल शेप रिसेसिव होता है, और सीड के कलर में येलो कलर डोमिनेंट होता है और ग्रीन कलर रिसेसिव होता है। तो इन दोनों ये ट्रेट हो गए। करेक्टर तो दो ही लिए, करेक्टर एक तो सीड का कलर और सीड का शेप लिया, सीड का शेप और सीड का कलर एक करेक्टर लिया और एक सीड शेप लिया और दूसरा सीड कलर लिया। ट्रेट एक करेक्टर में दो ट्रेट होते हैं ना, टोटल 4 ट्रेट हो जाएंगे। अब यहाँ सीधे आ जाओ क्रॉस पे, यहाँ पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट क्या है, तो यहाँ राउंड और येलो है, राउंड के साथ येलो, यानी कि ये दो करेक्टर हो गए, दो करेक्टर, एक करेक्टर का एक ट्रेट दूसरे करेक्टर का दूसरा ट्रेट, यानी कि ये सीड शेप का राउंड ट्रेट है। सीड शेप के दो ट्रेट होते हैं, राउंड और व्रिंकल, तो राउंड वाला ये हो गया। और सीड कलर के दो ट्रेट होते हैं, एक येलो और एक ग्रीन, तो ये सीड कलर का येलो, राउंड और येलो ले लिया। तो राउंड का जो जीनोटाइप होता है, यानी कि राउंड को जो शो करते हैं कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, व्रिंकल के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, इससे बनाएंगे हम क्या गैमेट। तो इससे क्या होमोजाइगस है, टाइप ऑफ गैमेट निकालने के लिए फार्मूला था 2 के पावर n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन 0 है, तो यहाँ पे गैमेट जो बनेगा कैपिटल आर से सिर्फ कैपिटल आर बनेगा, कैपिटल वाई से सिर्फ कैपिटल वाई बनेगा, यानी कि गैमेट कैपिटल वाई बना। यहाँ से स्मॉल से गैमेट स्मॉल आर बनेगा, स्मॉल वाई से गैमेट स्मॉल वाई बनेगा, यानी गैमेट स्मॉल वाई बना। दोनों का क्रॉस कराया F1 जनरेशन में राउंड येलो जो प्रोजेनी आई वो राउंड येलो आई, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल। जब सेल्फिंग करवाएंगे तो सेल्फिंग करवाते समय क्या करेंगे, यहाँ से हम बनाएंगे सेल्फिंग का मतलब है कि इसी क्रॉस इसी से करवा देंगे, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो गैमेट बनाते समय क्या करेंगे, गैमेट बनाते समय कैसे गैमेट बनाएंगे, तो इसका गैमेट ऐसे बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर को ऐसे लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इससे क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। तो कैपिटल वाई एक गैमेट हो गया, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल वाई दूसरा गैमेट हो गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा गैमेट और स्मॉल वाई चौथा गैमेट। ये तो 4 टाइप गैमेट बन जाएंगे। 4 टाइप गैमेट कैसे, तो यहाँ पे देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है, 2 है ना, एक हेटेरोजाइगस दूसरा 2 के पावर n, टाइप ऑफ गैमेट इक्वल टू 2 के पावर n, यानी यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, ये सब बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप गैमेट बनेंगे। तो 4 टाइप गैमेट कौन कौन से हैं ये दिख रहे हैं, ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ऐसे इधर भी हैं। अब इनकी क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, तो ये गैमेट ये जो प्रोजेनी बनेगी इसमें कितनी बनेगी, 16 बनेगी। तो ये देख लीजिए। अब इसका रेशियो कैसे लिखेंगे, तो रेशियो हो जाएगा इसका 9331। तो यहाँ पे क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल वाई से करवाएंगे तो आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका क्रॉस से करवाएंगे, तो ये आ जाएगा इसका क्रॉस से ऐसे क्रॉस करते तो सब जितने भी ये हैं जितनी प्रोजेनी बन रही हैं सबका जीनोटाइप आप लिख लोगे। अब यहाँ पे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो भी लिखना है, इस बॉक्स में जो भी फिनोटाइपिक रेशियो उसको भी लिखना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर राउंड येलो कितने आ रहे हैं, फिनोटाइप राउंड येलो कितने आ रहे हैं, तो राउंड येलो 9 है। काउंट करोगे यहाँ पर राउंड येलो, तो राउंड येलो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे राउंड येलो 9 कहाँ पे आ रहे हैं, तो ये ट्राइंगल जो है इसमें जितने भी आ रहे हैं सब राउंड येलो हैं, तो इसको आप काउंट कर लो तो 9 आएंगे। और ये क्या है, ये राउंड ग्रीन है। राउंड ग्रीन कौन से, राउंड ग्रीन ये रहे, राउंड ग्रीन भी 3 हो गए। और व्रिंकल येलो कौन से हैं, व्रिंकल येलो ये 3 हो गए, ये व्रिंकल येलो हो गए। और 1 जो है ये व्रिंकल ग्रीन है, 1 ये 9331 बॉक्स में दिखा। लेकिन कैसे इसको निकालेंगे, तो इसका ये कि 3 रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, 3:1 का मल्टीप्लाई 3:1 का मल्टीप्लाई 3:1 में कर देना है। तो क्या आएगा 3:1 का मल्टीप्लाई 3:1 में कैसे कर देना है, 3:1 का मल्टीप्लाई 3:1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3:1 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3:1 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, 3:1 का मल्टीप्लाई 3:1 में करेंगे तो आएगा 3 3 जा 9, 3 जा 9 हो गया, 3 जा 9 हो गया। क्या हो रहा है, 3 जा 9 हो गया। फिर ये 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 1 का 3 में तो 3 आ गया, फिर 1 का 1 में तो 1 आ गया। तो ऐसे ट्राई हाइब्रिड के लिए फिर से 3:1 का ट्राई हाइब्रिड का जाएगा। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो। अब कैसे पता करेंगे कि राउंड येलो कितना है या राउंड ग्रीन या व्रिंकल येलो कितना है, व्रिंकल। तो इसके लिए क्या है कि 3:1 के आप क्या कर दो यहाँ पे राउंड और व्रिंकल का मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे येलो ग्रीन के साथ करना है। तो ऐसे करके आप ये निकाल सकते हो फिनोटाइपिक रेशियो। और जेनेटिक रेशियो निकालने का तरीका क्या है, जेनेटिक रेशियो निकालने का तरीका है कि मोनो हाइब्रिड क्लास का जेनेटिक रेशियो क्या था 1:1 था, तो 1:1 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 1:1 में, तो ये डाई हाइब्रिड क्लास का जेनेटिक रेशियो आ जाएगा।
इसको आप करके देख सकते हो। क्या आ जाएगा 1, क्या होगा ये 1, 1 में 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2, फिर 2 दूना 4, 2 2 जा 4, फिर 2, फिर 1 to 1, ये आ जाएगा जीनोटिपिक रेशियो 1 to 1, 2 4 to 1 to 1। डायहाइब्रिड क्लास का जीनोटिपिक रेशियो आ गया ये। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, लाइफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो कंक्लूजन है डायहाइब्रिड क्लास का कंक्लूजन जो है वो लाइफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में मेंडल ने दिया। डायहाइब्रिड क्लास का जो फिनोटिपिक रेशियो आया, फिनोटिपिक रेशियो क्या था 9331 था, 9331 था, 9331 था। रेशियो जो 9331 आया एक्चुअली में वो कॉम्बिनेशन है किसका 3 येलो 1 ग्रीन का कॉम्बिनेशन 3 राउंड 1 व्रिंकल के साथ करने पे आता है। 3 राउंड 1 व्रिंकल का कॉम्बिनेशन 3 येलो 1 ग्रीन के साथ करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 राउंड येलो आ जाएगा, 9 राउंड येलो आ गया, और 3 व्रिंकल ग्रीन आ गया, और 3 राउंड ग्रीन एंड 1 व्रिंकल ग्रीन आ गया। तो डायहाइब्रिड क्लास का जो रेशियो है वो 9331 आ जाता है। तो डायहाइब्रिड क्लास के ऑब्जर्वेशन पे मेंडल ने क्या प्रपोज किया, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट दिया इन्होंने। इसका स्टेटमेंट क्या इसला का कि व्हेन 2 पेयर ऑफ द ट्रेड आर कंबाइंड इन हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ द कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। यानी कि अगर यहाँ पे क्या लिया जा रहा है 2 पेयर ऑफ द ट्रेड लिया जा रहा है, 2 पेयर ऑफ द ट्रेड लिया जा रहा है, तो 1 पेयर ऑफ द कैरेक्टर 1 पेयर ऑफ द कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर से सेग्रीगेट होगा। तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट था ये। तो यहाँ पे कंसिडर यहाँ पे ये बताया गया कि सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, 50% चांस है कि जीन जो कैपिटल आर है और 50% चांस है कि स्मॉल आर होगी। यानी कि कैपिटल आर का सेपरेशन स्मॉल आर जीन से सेग्रीगेटली हो रहा है। ऐसे कैपिटल वाई का जो एल कैपिटल वाई है एल स्मॉल वाई से सेग्रीगेट होगा, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में यही बताया गया था कि 1 पेयर ऑफ द ट्रेड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर। तो ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो पूछा गया है, तो अभी हम लोग जीनोटाइप क्या हो जाएगा 1 to 1, 1 to 1, और क्या हो जाएगा 2 4 2, फिर 1 to 1, और इसका फिनोटिपिक 9331 हो जाएगा, 9331 हो जाएगा फिनोटिपिक रेशियो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो दिया था सटन एंड बाइवेरी ने, बट अभी उसके पहले मेंडल जो भी पी पे काम किया, मेंडल ने गार्डन पी पे जो वर्क किया ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865 पे उन्होंने पब्लिश किया। बट कई सारे रीजन की वजह से ये अनरिकॉग्नाइज रहा अंटिल कब तक 1900 तक ये अनरिकॉग्नाइज रहा। इनके काम को कोई जान ही नहीं पाया। इसके कुछ रीजन है कि जैसे फर्स्ट रीजन ये था कि कम्युनिकेशन उस टाइम में ईजी नहीं था, कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी इन दोज डेज, एंड इनका वर्क जो था बहुत वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया। सेकंड रीजन ये था कि जीन कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन उस समय नहीं था, उसे मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला था, फैक्टर इन द मेंडल as a stable and discrete unit that control the expression of the trait। और थर्ड रीजन ये था कि मेंडल जो अप्रोच यूज किए थे बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, वो मैथमेटिकल अप्रोच था जो कि टोटली न्यू और अनएक्सेप्टेबल था उस समय के बायोलॉजिस्टों के लिए। फाइनली मेंडल वर्क सजेस्ट दैट द फैक्टर वाज डिस्क्रीट। मेंडल अपने वर्क से ये सजेस्ट बार कर रहे थे कि जो डिस्क्रीट यूनिट होती है उसको फैक्टर बार बोल रहे थे, जो इस प्रेजेंट टाइम पे जिसको जीन बोला जा रहा है। ही कुड नॉट प्रोवाइड, इसका उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया, फैक्टर के एग्जिस्टेंस का कोई उन्होंने मेंडल कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया कि फैक्टर एग्जिस्ट करता है। In 1900 with three scientists Hugo de Vries, Correns और Vaughan, इन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल rediscover the Mendel result on the inheritance of the character। Also by this time, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था कि माइक्रोस्कोपी की एडवांसमेंट हो चुका था, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो माइक्रोस्कोप से साइंटिस्टों ने केयरफुली ऑब्जर्व कर लिया था सेल डिवीजन को, और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की भी डिस्कवरी हो गई थी। उसमें न्यूक्लियस के और सेल डिवीजन की अच्छी खासी स्टडी हो चुकी थी। क्रोमोजोम सेल के अंदर जो सेल डिवाइड कर रहा था, और क्रोमोजोम भी देखा जा चुका था, तो क्रोमोजोम की भी डिस्कवरी हो चुकी थी। 1902 में क्रोमोजोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। वाल्टर सटन एंड बावेरी नोटेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन। तो 1902 में क्रोमोसोम के मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम का मूवमेंट था, इस पर वर्क किया गया। सटन एंड बावेरी ने ये नोट किया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो जीन के बिहेवियर के पैरेलल होता है। क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन के बिहेवियर के पैरेलल होता है। एक्चुअली में जो जीन अभी जो जीन बोल रहे हैं सटन एंड बावेरी, जो जीन बोल रहे हैं एक्चुअली में वही चीज मेंडल ने इसी चीज को फैक्टर बोला था। सो क्रोमोजोम एज वेल एज द जीन, जो क्रोमोजोम है और जीन है ये किसमें होते हैं, पेयर्ड में होते हैं, एलील भी पेयर्ड में ही होते हैं। टू एलील ऑफ द जीन पेयर लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस साइट ऑन होमोलॉगस क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम के ऊपर जीन लोकेट होता है, जीन भी पेयर्ड में होता है और क्रोमोजोम भी पेयर्ड में ही होता है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने जीन और क्रोमोजोम को फाइंड आउट करने के लिए एक कंपेरिजन किया बिहेवियर क्रोमोजोम और जीन में। यहाँ ए क्या है और बी क्या है, तो ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीन है और भी यहाँ पे क्रोमोजोम है। दोनों जीन और क्रोमोजोम दोनों क्या होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। जीन और क्रोमोजोम सेग्रीगेट एट ए टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर ट्रांसमिट टू द गैमेट। ये भी जीन और क्रोमोजोम दोनों में होता है, ये जीन है और भी क्रोमोजोम है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और क्रोमोजोम भी वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ये थोड़ा तीसरा जो लाइन है, ये जीन, ये जो तीसरी लाइन लिखी गई है, तीसरा पॉइंट जो लिखा गया है, ये जो जीन के लिए ज्यादा सही है और ये क्रोमोजोम के लिए ज्यादा सही है। तो ये हो गया जीन और क्रोमोजोम आइडेंटिफाई, ए और बी कौन सा जीन है कौन सा क्रोमोजोम है, ये हो गया। Sutton Bailey argue that the pairing and separation of the pair of chromosome lead to the segregation of a pair of factor they carry. Sutton united the knowledge of chromosome segregation with the Mendelian principle called the chromosomal theory of inheritance. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance given by the T.H. Morgan. T.H. Morgan ने किस पे वर्क किया था, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेनोगास्टर पे वर्क किया था।
टीएच मॉर्गन जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई जो लिए थे बहुत सूटेबल था स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये ग्रो करता था सिंपल सिंथेटिक मीडियम लैब में, इजीली सिंपल सिंथेटिक मीडियम में इसको ग्रो करवाया जा सकता था। इसकी लाइफ साइकिल 2 वीक में ही कंप्लीट हो जाती है। सिंगल मीटिंग में लार्ज नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस कर देता है ड्रोसोफिला, और क्लियर डिफरेंशिएशन था मेल और फीमेल में, क्लियर डिफरेंशिएशन था, डिस्टिंग्विशेबल था। इसका इट हैज मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप में भी इसके हेरिडिटी वेरिएशन को सीन किया जा सकता था, इसीलिए इस स्टडी के लिए बेस्ट सूटेबल था। लिंकेज एंड रिकॉमेंड मॉर्गन ने क्या किया, टीएच मॉर्गन ने क्या किया कि कैरी कई सारे डायहाइब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला पे करवाए और उसके जीन की स्टडी की, जिनकी स्टडी क्रॉस वेयर सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट बाय द मेंडल इन पी। जैसे पी पे मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया था पी के दो करेक्टर को लेकर, वैसे इसने भी डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के 2 करेक्टर को लेकर। इन्होंने 2 करेक्टर को क्या क्या लिया था मॉर्गन येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल का क्रॉस करवाया, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल से। इंटर क्रॉस करवाने के बाद एफ1 प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया मॉर्गन ने कि 2 जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इन्होंने सोचा था कि जैसे मेंडल का सेग्रीगेट कर रहा था, 2 जीन आपस इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के स्टेटमेंट में था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। टीएच मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया कि 2 जीन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। एंड F2 रेशियो जो इन्होंने सोचा था 9:3:1 आएगा, लेकिन F2 रेशियो भी 9:3:1 नहीं आया। तो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 9:3:1 आएगा, लेकिन आया नहीं। तो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप दैट द जीन वेर लोकेटेड ऑन द X क्रोमोसोम एंड saw quickly that when the 2 gene in a dihybride cross were situated on the same chromosome, the proportion of the parental gene combination were much higher than the। यहाँ पे parental gene combination का मतलब लिंकेज की बात हो रही है, नॉन पेरेंटल टाइप का मतलब रिकॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो मैंने ये देखा कि अगर डायहाइब्रिड क्रॉस में सेम क्रोमोसोम पे 2 जीन लोकेटेड है तो वहाँ पे पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का लिंकेज ज्यादा हायर होगा देन नॉन पेरेंटल टाइप, यानी कि क्रॉसिंग ओवर कम होगा। Morgan attributed this due to the physical association, due to the linkage of the 2 gene, and इसको उन्होंने बोला इसको उन्होंने टर्म दिया लिंकेज का डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन ऑन द सेम, एक ही क्रोमोसोम पे अगर 2 जीन का फिजिकल एसोसिएशन है तो ये लिंकेज इस चीज को डिस्क्राइब करता है। रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। Morgan and his group also find even when gene were grouped on the same chromosome, some gene very tightly linked, अगर जो जीन बहुत टाइटली लिंक्ड है एक ही क्रोमोसोम पे अगर टाइटली लिंक्ड जीन है तो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, जैसे फिगर में दिखेगा क्लास ए में वेरी लो रिकॉम्बिनेशन होगा, और अगर वेरी लूजली लिंक्ड जीन है तो हाई रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। अभी फिगर क्लास बी में 4.1 क्लास बी में दिख जाएगा कि हाई रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। लूजली लिंक्ड जीन जो है वो हाई रिकॉम्बिनेशन शो करेंगी और जो टाइटली लिंक्ड जीन है वो लो रिकॉम्बिनेशन शो करेंगी। एग्जांपल में यहाँ फाउंड दैट जीन व्हाइट एंड येलो वेरी टाइटली लिंक्ड है, व्हाइट और येलो टाइटली लिंक्ड है तो वो शो करेंगे सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन, जबकि व्हाइट एंड मिनिएचर जो है वो मिनिएचर विंग है वो 37.2% रिकॉम्बिनेशन शो कर रही है क्योंकि ये लूजली लिंक्ड जीन है। अब इनके एक स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टर्टवेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, जिसको बोला गया जेनेटिक मैप। तो यहाँ क्लास ए है और क्लास बी है, तो ये रहा मेल और ये रहा फीमेल। तो जब इसका क्लास करवाया गया पेरेंट्स एफ1 प्रोजेनी में क्या बन रहा है, तो पेरेंटल 98.7% हो रहा है और रिकॉम्बिनेशन 1.3 सिर्फ हो रहा है, क्योंकि ये जीन जो है बहुत पास है, यानी कि जीन बहुत क्लोजली लिंक्ड है, तो ये लिंकेज ज़्यादा शो कर रही है, ये जीन लिंकेज ज़्यादा शो कर रही है और रिकॉम्बिनेशन कम, जबकि ये 2 जीन इस क्रोमोसोम पे ये जो W और M जीन है ये बहुत दूर है, दूर होने की वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा शो हो रहा है 37.2% और जो लिंकेज यानी कि पेरेंटल हो रहा है कम ही शो हो रहा है। तो ये इस क्लास ए और क्लास बी में शो किया गया है, जो कि स्टेटमेंट में लिखा भी था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसमें नाम में इसकी डेफिनेशन समझ में आ रही, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर कंट्रोल्ड बाय पॉली मतलब मेनी जीन मतलब जीन, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर कंट्रोल्ड बाय पॉलीजीन यानी मेनी जीन, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर इन विच वन करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ट्रेट आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more जीन एंड आर दस कॉल्ड एज ए पॉलीजेनिक ट्रेट, और बिसाइड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के द्वारा भी इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अगर पूछा जाएगा तो आप इतना बताओगे इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर इन विच वन करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन। एग्जांपल के लिए यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ह्यूमन स्किन कलर जो कि क्लासिकल एग्जांपल है इसका, तो इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज रिलेटिव। अब यहाँ पे जो ह्यूमन स्किन कलर है इसको कंट्रोल करती है 3 जीन, यहाँ पे एक जीन है, 3 जीन कौन सी, कैपिटल ए कैपिटल सी यानी ए बी सी कंट्रोल द स्किन कलर इन द ह्यूमन। इसका डोमिनेंट फॉर्म है और रिसेसिव फॉर्म है, डोमिनेंट कैपिटल ए कैपिटल सी, अगर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी है तो डार्केस्ट स्किन कलर का ह्यूमन होगा। अगर जीनोटाइप ऐसा हुआ तो डोमिनेंट एलील हुआ तो जीनोटाइप। अगर जीनोटाइप में रिसेसिव एलील यानी कि स्मॉल बी तो ये क्या होगा, लाइटेस्ट स्किन कलर का ह्यूमन होगा। अगर जीनोटाइप इंटरमीडिएट है मतलब मिक्स्ड है, यानी कि एक कैपिटल स्मॉल कैपिटल बी कैपिटल सी ऐसा है, 3 डोमिनेंट एलील और 3 रिसेसिव एलील है तो इंटरमीडिएट स्किन कलर का ह्यूमन होगा। तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया। अब आते हैं प्लियोट्रॉपी पे।
प्लियोट्रॉपी जो होती है, प्लियोट्रॉपी जीन जो होती है पॉलीजीन के उल्टा होती है। पॉलीजीन में क्या था कि मिनी जीन कंट्रोल कर रही थी सिंगल करेक्टर को, यहाँ क्या होगा, यहाँ सिंगल जीन कंट्रोल करेगी मिनी करेक्टर को। यहाँ पे सिंगल जीन कैन एग्जीक्यूट द मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, इसको ऐसे ही बोल सकते हो, सिंगल जीन कंट्रोल द वन करेक्टर। फिनोटिपिक मतलब होता है कि करेक्टर, सिंगल जीन कंट्रोल द वन करेक्टर कॉल्ड द प्लियोट्रॉपी, जीन विच कंट्रोल द सिंगल जीन कंट्रोल द मोर देन वन करेक्टर, सिंगल जीन कंट्रोल द मोर देन वन करेक्टर कॉल्ड द प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जांपल हो जाएगा फिनाइलकेटोन्यूरिया डिजीज, फिनाइलकेटोन्यूरिया डिजीज। उसके बाद जो और एग्जांपल इसके हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर प्लियोट्रॉपिक जीन के ही एग्जांपल हो जाएंगे। इस फिनाइलकेटोन्यूरिया में क्या होता है कि इस डिजीज में म्यूटेशन हो जाता है जीन में, जो जीन म्यूटेशन होता है जो कोड करती है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को, और ये सिंगल जीन म्यूटेशन होता है। इसमें क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। फिनाइलकेटोन्यूरिया डिजीज में मेंटल रिटार्डेशन होता है, हेयर रिडक्शन हो जाता है और स्किन पिगमेंटेशन होता है, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन में पहले बात करें हैंकिंग ने 1891 में could trace specific nuclear structure although spermatogenesis in few insects, and it was also observed by him that 50% of sperm received this structure after the spermatogenesis and 50% sperm did not receive this structure। हैंकिंग ने इसका नाम दिया, इस स्ट्रक्चर का नाम दिया एक्स बॉडी, बट इसके उन्होंने सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हैंकिंग ने इसे जो उन्होंने जिस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी नाम दिया था उसके सिग्निफिकेंट को हैंकिंग ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाद में अदर साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट करके कंक्लूजन ने निकाला हैंकिंग की जो एक्स बॉडी है एक्चुअली में वही एक्स क्रोमोजोम है। हैंकिंग की जो एक्स बॉडी है एक्चुअली में वही क्या है, एक्स क्रोमोजोम है। अब यहाँ पे अगर सेक्स डिटरमिनेशन देखें तो मेल में, ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में जो मेल होता है उसके पास XY क्रोमोजोम होता है प्लस ऑटोसोम होता है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है यहाँ पे XY क्रोमोजोम प्लस ऑटोसोम होता है, और फीमेल में एक पेयर एक्स क्रोमोजोम होता है, एक पेयर एक्स क्रोमोजोम होता है। और यहाँ पे ग्रासोपर में भी जैसे ह्यूमन है वैसे किसमें, जैसे ह्यूमन में वैसे ड्रोसोफिला में भी है। ड्रोसोफिला का मेल छोटा है और फीमेल बड़ी है। मेल में जो है XY क्रोमोजोम है, सेक्स क्रोमोजोम XY है, और फीमेल में एक पेयर एक्स क्रोमोजोम है। बर्ड की बात करें तो बर्ड में जो होता है मेल में जो होता है ZZ होता है और फीमेल में ZW होता है। तो यहाँ अगर बात करें हम ह्यूमन और ड्रोसोफिला की, तो इसमें मेल क्या है, मेल हेट्रोगैमिटी है। यहाँ पे मेल हेट्रोगैमिटी देखने को मिल रहा है क्योंकि मेल के पास जो है एक एक्स और एक वाई क्रोमोजोम है, लेकिन बर्ड में जो है फीमेल हेट्रोगैमिटी है। बर्ड में क्या है, फीमेल में जेड और एक डब्ल्यू क्रोमोजोम है। तो इस लाइन में आप पढ़ेंगे तो यही देखने को मिलेगा। सेक्स क्रोमोजोम के अलावा ऑटोसोम होता है, किसके पास कौन सा सेक्स क्रोमोजोम है। अगर इंसेक्ट की बात, इंसेक्ट अगर बात करें जैसे कि ग्रासहोपर की बात करें तो उसके पास है एक्स नाट, मेल में है एक्स नाट और फीमेल में है एक पेयर एक्स क्रोमोजोम। इसमें ग्रासहोपर, कॉकरोच में और स्कैरिस में भी फीमेल में एक्स क्रोमोजोम है और मेल में एक्स नाट क्रोमोजोम है। तो ये है, और बर्ड का हो ही गया, और ह्यूमन और ड्रोसोफिला का भी हो गया। ह्यूमन और ड्रोसोफिला का हो गया तो सेक्स डिटरमिनेशन ये हो गया। मेल हेट्रोगैमिटी तो हो ही गया। मेल हेट्रोगैमिटी किसमें है, मेल हेट्रोगैमिटी किसमें है, मेल हेट्रोगैमिटी ह्यूमन में है अकॉर्डिंग टू जो इंसेक्ट एग्जांपल उसमें ह्यूमन और ड्रोसोफिला में, ह्यूमन और ड्रोसोफिला मेल हेट्रोगैमिटी। फीमेल हेट्रोगैमिटी किसमें है, बर्ड में है फीमेल हेट्रोगैमिटी। किसके पास वाई क्रोमोजोम नहीं है, ग्रासहोपर कॉकरोच में सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम है, वाई नहीं है, वाई जगह पे एक्स नॉट है, ग्रासहोपर कॉकरोच। अब यहाँ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन के केस में, ह्यूमन चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के पास कितने होते हैं, 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं। 23 पेयर, आउट ऑफ 23 पेयर में से 22 तो ऑटोसोम हो गए और एक पेयर सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो मेल में सेक्स क्रोमोजोम XY और फीमेल में XX होता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ये स्पर्म जो होता है कि क्या मेल गैमेट है, स्पर्म के पास XY क्रोमोजोम है, तो XY क्रोमोजोम है। अब इसमें से एक X है और एक Y क्रोमोजोम, मतलब एक गैमेट X वाला है, दूसरा गैमेट X क्रोमोजोम वाला जा रहा है फ्यूज करने फीमेल के X क्रोमोजोम से, तो वो क्या होगा, डॉटर प्रोड्यूस होगी। अगर फीमेल का गैमेट Y क्रोमोजोम के साथ जा रहा है, फीमेल एक्स क्रोमोजोम से फ्यूज करके, तो वहाँ पे वाई वाला क्रोमोजोम जा रहा है, तो वहाँ पे सन प्रोड्यूस होगा। यानी कि सन या डॉटर, ये चांस तो 50-50 का बन रहा है, लेकिन डिसाइड कौन रहा है, सन और डॉटर प्रोड्यूस कौन सा बेबी बर्थ करेगा, मेल की फीमेल बेबी बर्थ करेगी, ये डिसाइड कर रहा है स्पर्म, यानी कि स्पर्म से कौन सा क्रोमोजोम जा रहा है। अगर एक्स और क्या प्रोजेनी कौन सी बनेगी, मेल की फीमेल, ये भी 50-50 चांस है। अगर एक्स जाएगा तो फीमेल, अगर वाई जाएगा तो मेल, लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है, मेल डिसाइड कर रहा है। तो लेकिन सोसाइटी जो ब्लेम करती है वुमेन को कि फीमेल, अगर कोई क्या होता है कि फीमेल बार बार बर्थ करती है फीमेल बेबी, तो उसमें क्या होती है, सोसाइटी वुमेन को ब्लेम करती है। लेकिन वुमेन का इसमें जरा सा भी 1% भी रोल नहीं है। जो भी रोल है ये इस स्पर्म में जो क्रोमोजोम अवेलेबल है उसका रोल है। बार बार अगर मान लीजिए एक्स क्रोमोजोम ही फ्यूज कर रहा है जाके फीमेल के एक्स क्रोमोजोम से, तो बार बार क्या होगा, फीमेल बेबी ही प्रोड्यूस होगी। तो ये सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन में यही समझाया गया है, तो इसको रीड करने भी दिखेगा। अब यहाँ पर सेक्स डिटरमिनेशन इन द हनी बी जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें डिप्लॉयड कौन होता है, फीमेल जो होती है डिप्लॉयड होती है 32 क्रोमोजोम के साथ, और मेल जो होता है हैप्लॉयड होता है। तो इसमें 100 की बात हैप्लॉयड है तो सिर्फ 16 क्रोमोजोम होंगे, 16 क्रोमोजोम है, इसलिए इसमें हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन होता है, हैप्लो डिप्लॉयड। अब यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर फीमेल कैसे प्रोड्यूस होगी, अगर स्पर्म और एग का क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है, तो फीमेल या वर्कर फीमेल प्रोड्यूस होगी। अनफर्टिलाइज एग से क्या ड्रोन मेल प्रोड्यूस होता है, यानी कि पार्समेजेंसी से प्रोड्यूस होता है अनफर्टिलाइज एग से। यानी कि फीमेल जो होती है, ये जो फीमेल है डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस हुआ तो गैमेट बना, हैप्लॉयड गैमेट बना, और इस हैप्लॉयड गैमेट से अगर मेल बन रहा है तो ये कौन सा मेल होगा, ड्रोन मेल होगा, और ये पार्समेजेंसी से बना, विदाउट फर्टिलाइजेशन के मेल बना, तो इसे पार्समेजेंसी से प्रोड्यूस हुआ है। और अगर ये जो मियोसिस से जो गैमेट बना हुआ है, जो गैमेट है, अगर ये मेल से, ये माइटोसिस से जो गैमेट है ये आके से फ्यूज कर रहा है तो भी फीमेल बन जाएगा, और मेल माइटोसिस करके ये वाला फीमेल तो बना ही देता है, मतलब ये इसके साथ फ्यूज करके 32 डिप्लॉयड फीमेल बना दे रहा है। एग और स्पर्म दोनों का यूनियन होकर फीमेल बन जा रहा है, डिप्लॉयड फीमेल, यानी कि या तो क्या बनेगी, क्वीन बनेगी या तो वर्कर।
तो ये हो गया इसका। और इसमें किस किस टाइप का होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, डीएनए का अल्टरनेशन हो जाता है, मतलब डीएनए के सीक्वेंस में अल्टरनेशन हो जाता है, एंड कंसिक्वेंटली इसका परिणाम क्या होता है कि रिजल्ट क्या आता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाएगा। जीनोटाइप क्योंकि डीएनए ही चेंज हो गया, म्यूटेशन से डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया, तो जीनोटाइप फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाएगा। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन ये दोनों ऐसी फिनोमिना है जिससे कि डीएनए में वेरिएशन हो जाता है, जिससे डीएनए में वेरिएशन हो जाता है। लॉस और गेन, लॉस और गेन मतलब डिलीशन और इंसर्शन और डुप्लीकेशन ऑफ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए रिजल्ट इन द अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम, अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम सिंस जीन आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम से क्या होगा, एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, और क्रोमोसोम में अगर एब्रेशन हो गया, एबनॉर्मलिटी हो गई, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व होगा, तो कैंसर सेल ऑब्जर्व हो जाएगी, यानी कैंसर सेल हो जाएगी। सो म्यूटेशन में दो टाइप का है, एक तो पॉइंट म्यूटेशन है, दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब कि म्यूटेशन अराइजेज ड्यू टू चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, एग्जांपल इसका सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब डिलीशन और इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और म्यूटेशन किस वजह से होता है, इसके कई केमिकल और फिजिकल फैक्टर होते हैं जिससे म्यूटेशन इंड्यूस होता है, और इस फैक्टर को बोलते हैं म्यूटाजन। जैसे यूवी रेडिएशन म्यूटेशन को कॉज करता है, यहाँ पे यूवी रेडिएशन एक म्यूटाजन हो गया। अब पेडिग्री एनालिसिस में ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि अगर ये है तो ये मेल हो गया, ये क्या है, ये स्क्वायर है तो मेल है, और सर्कल है तो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर स्क्वायर जो है ऐसे थोड़ा सा तिरछा है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, कोई भी कलर से, रेड कलर से भी कोई भी कलर से अगर कलर किया गया है, चाहे स्क्वायर सर्कल और ये टेढ़ा सा स्क्वायर, तो अफेक्टेड मतलब डिजीज इंडिविजुअल है। एक स्क्वायर और सर्कल को एक लाइन से मिला दिया, यानी कि मीटिंग हो गई मेल और फीमेल की, दो लाइन से मिला गया, यानी कि रिलेटिव के बीच में मीटिंग हो गई। और अगर दो लाइन, एक सर्कल और एक स्क्वायर को एक लाइन से मिला के उससे प्रोड्यूस कर दिया गया, यानी कि पेरेंट ऊपर के दोनों पेरेंट है और जो प्रोड्यूसर इनकी प्रोजेनी हो गई। अब ये चूंकि कलर कर दिया गया नीचे वाला बॉक्स, तो पेरेंट से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई वो चाइल्ड डिजीज है, अफेक्टेड है। तो ये तो टर्मिनोलॉजी हो गई किसकी, पेडिग्री जानने के लिए। तो स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव। तो एनालिसिस, अगर सच एन एनालिसिस ऑफ द ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। तो यहाँ पे एक ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल है पेडिग्री एनालिसिस में, और एक किसका है, ऑटोसोमल रिसेसिव का है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव का आप फिगर देख लीजिए। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में दिया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो यहाँ पे जनरेशन में आप देखेंगे तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करेगी, मतलब हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल मिल जाएगा। तो यहाँ अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ है ऑडी, यानी कि अफेक्टेड पेरेंट से, पेरेंट अफेक्टेड है ना, यहाँ मदर अफेक्टेड है, अफेक्टेड मदर से अगर चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो हर जनरेशन में कोई ना कोई चाइल्ड वहाँ पे अफेक्टेड होगा ही। तो यानी आप जनरेशन अगर चेक करोगे तो कोई जनरेशन स्किप नहीं होगी, मतलब हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड मिल जाएगा। यहाँ स्टार्टिंग होगी पेरेंट से। लेकिन रिसेसिव वाले केस में, रिसेसिव के लिए उरी याद रखना है, उरी यानी कि अनअफेक्टेड, यहाँ पे पेरेंट अनअफेक्टेड है ना, अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। ऑटोसोमल डोमिनेंट एग्जांपल हो जाएगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और ऑटोसोमल रिसेसिव है सिकल सेल एनीमिया। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्ट आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई का जो कोन होता है, रेड और ग्रीन कोन जो होता है आई का, उसमें डिफेक्ट हो जाता है इसी कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर में। इससे क्या होता है कि जो पर्सन होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है रेड और ग्रीन कलर में, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, मतलब अगर रेड कलर है और कोई ग्रीन कलर है तो उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा जिसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है। डिफेक्ट क्यों होता है, ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन, सर्टेन जीन प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे कुछ सर्टेन जीन प्रेजेंट होती है, उसमें म्यूटेशन होने की वजह से ये कलर ब्लाइंडनेस डिफेक्ट हो जाता है, जो कि क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्यों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि इसका जो जीन होता है, ये जो जीन जिसमें डिफेक्ट हो रहा है, जिसमें म्यूटेशन हो रहा है, ये जीन प्रेजेंट होती है एक्स क्रोमोसोम पे, ये जीन प्रेजेंट होती है एक्स क्रोमोसोम पे, इसीलिए ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इट इज अकर्स अबाउट द 8% ऑफ द मेल एंड 0.4% ऑफ द फीमेल, मतलब मेल में ये कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। कैसे मेल में ज़्यादा है, जैसे ये फीमेल की कंडीशन है तो ये नॉर्मल फीमेल है एक्स, और अगर दोनों पे सी है मतलब कलर ब्लाइंडनेस कंडीशन ये है, और ये कैरियर फीमेल है, यानी ये 3 कंडीशन बन रही है फीमेल की 3 में से आउट ऑफ 3 में से सिर्फ 1 ही कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3 आएगी। और इसका परसेंट निकालेंगे तो 1/3 इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 33% आएगा। अब यही मेल में देखें तो मेल में से 2 केस बनेगा, या तो एक्स वाई रहेगा या तो एक्स वाई। ये तो नॉर्मल मेल है और ये कलर ब्लाइंडनेस मेल है। कलर ब्लाइंड यहाँ पे कितना है, 2 में से सिर्फ एक ही कलर ब्लाइंडनेस मेल हो रहा है, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी आ रही है, यानी कि अगर इसको परसेंट में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 50%। तो यहाँ दिखा है ना कि इसमें ज़्यादा कलर ब्लाइंड बन रहा है मेल जो है ज़्यादा कलर ब्लाइंड होता है कंपेयर टू फीमेल, इसीलिए फीमेल सिर्फ 0.4% है और मेल जो है 8% है। अब यहाँ पे लाइन लिखिए कि डाटर विल नॉट नॉर्मली भी कलर ब्लाइंड। डाटर नॉर्मली कलर उसी फीमेल तो कलर ब्लाइंडनेस कम ही होती है कंपेयर टू मेल, तो वहाँ यही चीज़ लिखा है डाटर विल नॉट नॉर्मली कलर ब्लाइंड अनलेस, जब तक कि उसकी मदर जो है कैरियर हो और फादर जो है कलर ब्लाइंड हो, तभी जो है डाटर क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी, नहीं तो नहीं होगी। मदर कैरियर का मतलब मदर ऐसा हो और फादर कलर ब्लाइंड हो, तो इस केस में जो है डाटर कलर ब्लाइंड आएगी, इस केस में डाटर कलर ब्लाइंड आएगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। हीमोफीलिया,
हीमोफीलिया के केस में क्या है कि ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है। इस डिजीज में क्या होता है कि ट्रांसमिशन फ्रॉम द अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल। इसमें क्या होता है कि डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती है, कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में ट्रांसमिट होती है, कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में ट्रांसमिशन होता है हीमोफीलिया का। इस डिजीज में होता है कि सिंगल प्रोटीन जो कि कैस्केड ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्व होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ये अफेक्टेड हो जाता है, वो प्रोटीन अफेक्ट हो जाती है जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। ड्यू टू दिस अफेक्टेड इंडिविजुअल में अगर सिंपल कट भी लग गया तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। और हेट्रोजाइगस फीमेल, यहाँ पे कैरियर फीमेल मतलब हेट्रोजाइगस फीमेल जो कैरियर फीमेल होती है हीमोफीलिया के लिए मे ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन, पॉसिबिलिटी ऑफ द फीमेल बिकम हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। अगर फीमेल जो होती है या तो कैरियर होगी, हीमोफिलिक रेयर ही होती है, हीमोफिलिक फीमेल हीमोफिलिक रेयर ही होगी, मोस्टली जो मेल ही होता है हीमोफिलिक, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस में था, मोस्टली मेल प्रोजेनी ही कलर ब्लाइंडनेस शो करेगा, फीमेल में रेयर ही आता है। तो ऐसे हीमोफिलिया में फीमेल जो होती है हीमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर ही होती है। मदर ऑफ द सच फीमेल, अगर मदर जो है एटलीस्ट अगर करियर है और फादर हीमोफिलिक है, तब इस केस में जो डॉटर प्रोड्यूस होगी वो हीमोफिलिक होगी, जैसे सेम टू सेम जैसे कलर ब्लाइंडनेस में था। यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया की कहानी है। क्वीन विक्टोरिया जो है ये करियर का काम कर रही थी हीमोफिलिया के लिए, ये करियर थी हीमोफिलिया के लिए। अब सिकल सेल एनीमिया देखते हैं। अब यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अभी ऊपर जो थी वो तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव था, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेट होता है ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, अगर दोनों पेरेंट्स जो क्या है कैरियर है, दोनों पेरेंट कैरियर है, तो डिजीज कंट्रोल्ड होती है। ए सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS, अगर HBA है तो ऐसा जीनोटाइप क्या होगा, नॉर्मल है वो। अगर HBS है यानी कि इंडिविजुअल क्या है, डिजीज है, यानी कि उसको सिकल सेल एनीमिया हो रखी है। HBS क्या है, ये कैरियर है। तो यहाँ पे 3 जीनोटाइप्स को किया गया, एक HBA नॉर्मल जीनोटाइप है, HBS डिजीज है, और अगर HBS है तो वो करियर का काम करेगा। सिकल सेल ट्रेट में क्या होता है कि डिफेक्ट इज काज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड। ये जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है ये कॉज होती है कैसे, बाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाईवेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 2 चेन होती है, 4 चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन चेन होती है। तो जो बीटा ग्लोबिन चेन है इसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड वेलिन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का। तो इससे सब्स्टिट्यूशन ऑफ द जो अमीनो एसिड हो रहा है ग्लोबिन प्रोटीन का, इससे क्या होता है कि ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो द पॉलीमराइजेशन अंडर द लो ऑक्सीजन टेंशन। ऐसे क्या हो जाता है कि जो आरबीसी का शेप है वो चेंज बाई कॉनकेव से बदल के इलोंगेटेड सिकल शेप हो जाता है, इसलिए इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि नॉर्मली जो आरबीसी होती है उसका शेप बाई कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव डिस्क लाइक होता है। लेकिन जब ये क्या हो जाता है, ये जो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड वेलिन को रिप्लेस, ग्लूटामिक एसिड बाई वेलिन से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। तो यहाँ फिगर में इलोंगेटेड सिकल शेप का हो जाता है, इसलिए इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जीन है GAG, ये तो DNA हो गया, जी का C एक अटी और जी का C RNA ये रहा, जी का C एक अटी और जी का C DNA रहा, दोनों DNA का डबल स्टैंड DNA रहा। फिर इसका हो रहा है क्या, DNA से क्या बनेगा, mRNA ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो बना क्या, GAG बना mRNA से बन रहा है प्रोटीन, इससे बन रहा है 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड। बट ये नॉर्मल के केस में, नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर है तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि DNA से mRNA बना यहाँ, लेकिन क्या हो जा रहा है, यहाँ जहाँ पे T है वहाँ पे देखिए A आ गया है, जहाँ पे T है वहाँ पे A आ गया है, और यहाँ पे GAG बन रहा है mRNA, जहाँ mRNA कोडॉन GUG है, और 6th पोजीशन पे यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, यहाँ पे 6th पोजीशन पे वेलिन बन रहा है। तो वही यही लिखा जाता है कि बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलिन के द्वारा, तो हो जाता है क्या, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। फेनाइलकेटोन्यूरिया जो है ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम लैक होता है, और वो एंजाइम जो लैक है वो अमीनो एसिड फेनाइलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। जब ये एंजाइम नहीं है तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, फेनाइलेनिन एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और कन्वर्ट हो जाता है फेनाइल पायरिक एसिड और अदर डेरिवेटिव में। अब जब ये एक्यूमुलेट होगा फेनाइलेनिन और कन्वर्ट होगा फेनाइल पायरिक एसिड अदर डेरिवेटिव में, इसका एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन द ब्रेन रिजल्ट क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। ये एक्यूमुलेट होगा ब्रेन में, जिससे मेंटल रिटार्डेशन होगा। और चूंकि यूरिन इसको इस यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि किडनी जो होता है, किडनी का जो एब्जॉर्प्शन है बहुत घटिया हो जाता है, इसलिए किडनी की एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और यूरिन के थ्रू ये बाहर निकलने लगती है। तो फेनाइलकेटोन्यूरिया में यही चीज़ ध्यान रखना है कि ये एंजाइम इसमें एब्सेंट होता है, जो कि एंजाइम क्या करेगा, फेनाइलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा। अब जब फेनाइलेनिन कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है तो एक्यूमुलेट होगा, और ये फेनाइलेनिन एक्यूमुलेट होगा कहाँ पे, ब्रेन में। फेनाइलेनिन कन्वर्ट होगा फेनाइल पायरिक एसिड में, और यही जाके ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा, जिससे क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी। और चूंकि किडनी का भी जो एब्जॉर्प्शन है बहुत घटिया हो चुका है, तो ये जो यूरिन के थ्रू ये चीज़ बाहर फेनाइलेनिन जो है वो बाहर निकलने लगेगी, एक्सक्रीट होने लगेगी। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है थैलेसीमिया भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है, ट्रांसमिट फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जब दोनों पेरेंट आर अफेक्टेड कैरियर हो जीन फॉर द जीन। डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द आइदर म्यूटेशन और डिलेशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट। इससे क्या होता है कि ये जो डिफेक्ट होता है या तो म्यूटेशन की वजह से डिलेशन, जीन में डिलेशन की वजह से होता है। इससे रिड्यूज हो जाता है रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, या तो अल्फा ग्लोबिन चेन या तो बीटा ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं, ग्लोबिन चेन होती हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक चेन का जो होता है रेट ऑफ सिंथेसिस रिड्यूज हो जाता है, जिससे क्या होता है हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल प्रोड्यूस होगी,
फॉर्मेशन जो होगा हीमोग्लोबिन का वो एबनॉर्मल होगा और इससे क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। और ये इस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक है ये थैलेसीमिया का। थैलेसीमिया क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप का, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। कौन सी हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन अफेक्टेड है, अल्फा की बीटा, उसके अकॉर्डिंग इसको अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में क्लासीफाई किया गया। अल्फा थैलेसीमिया का मतलब अगर अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन अफेक्टेड है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया का मतलब अगर बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन अफेक्टेड है तो बीटा थैलेसीमिया। यहाँ जो थैलेसीमिया कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, एक HBA1 है, दूसरा HBA2 जीन है। ध्यान रखना है कि कौन सी जीन थैलेसीमिया के प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। तो 2 जीन है यहाँ पे, एक HBA1 है और HBA2 है, और ये कहाँ पे है, क्रोमोजोम नंबर 16 पे, क्रोमोजोम नंबर 60 ऑफ ईच पेरेंट एंड इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ 1 और मोर ऑफ द 4 जीन। अब यहाँ पे जो बीटा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया कंट्रोल होती है सिंगल जीन के द्वारा HBB जो कि क्रोमोजोम नंबर 11 पे है। ये ध्यान रखना है कि अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल होती है 2 जीन के द्वारा, उन दोनों जीन का नाम HBA1 और HB2 है और ये क्रोमोजोम नंबर 16 पर होते हैं। और जबकि बीटा थैलेसीमिया जो होता है वो कंट्रोल होता है एक ही सिंगल जीन के द्वारा जिसका नाम HBB है और ये क्रोमोजोम नंबर 11 पे होती है, थैलेसीमिया डिफर्ड होता है सिकल सेल एनीमिया से। कैसे, जो थैलेसीमिया होता है वो क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें क्वांटिटी का या तो अल्फा जो हीमोग्लोबिन की चेन है, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन, ये इसका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। ये कैसी होगी, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। कौन, थैलेसीमिया। और जबकि जो सिकल सेल एनीमिया था वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम थी, सिकल सेल एनीमिया जो था वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम थी। ये सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि उसमें ऐसा तो नहीं था ना कि अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बन रहे थे, जितना अल्फा बनना था, जितना बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा बनना था, बन रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, उसमें रिप्लेसमेंट हो रहा था ग्लूटामिक एसिड बाई वैलिन 6 पोजीशन पे। तो ये हो गया कौन सा क्वांटिटेटिव है थैलेसीमिया, कौन सा क्वालिटेटिव है तो सिकल सेल एनीमिया, ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्रोमोजोमल डिसाइडर पे आते हैं। क्रोमोजोमल डिसाइडर यहाँ बात करते हैं, यहाँ बात है एनेप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी की। तो एनेप्लॉइडी एनिमल में होता है, पॉलीप्लॉइडी प्लांट में होता है। तो पहली चीज़ एनेप्लॉइडी का क्या होता है कि फेलियर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। रिजल्ट इससे क्या होता है, या तो गेन हो जाएगा क्रोमोजोम या तो लॉस हो जाएगा क्रोमोजोम, या तो क्रोमोजोम का नंबर बढ़ जाएगा तो क्रोमोजोम का नंबर घट जाएगा। तो इसी बोलते हैं एनेप्लॉइडी का एग्जाम्पल से डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें गेन होता है एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21 ये होता है। और जबकि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, लॉस होता है, लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोजोम इन द ह्यूमन फीमेल। तो ये ध्यान रखना है, अगर 21 क्रोमोजोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी आ रही है तो उससे हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, यानी कि ट्राइसोमी होती है, इसमें ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोजोम नंबर 21 में, तो डाउन सिंड्रोम हो रहा है। टर्नर में क्या हो रहा है, एक्स क्रोमोजोम लॉस हो जा रहा है ह्यूमन फीमेल में। अब पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, जिससे क्या होता है कि रिजल्ट क्या आता है कि इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ द क्रोमोजोम इन द ऑर्गेनिज्म, एंड इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। और इससे होती है प्लांट्स में। ह्यूमन कैरियोटाइप दिखाया गया है, वो भी किसके लिए दिखाया गया है, डाउन सिंड्रोम के लिए दिखाया गया है। और डाउन सिंड्रोम में क्रोमोजोम नंबर 21 में ट्राइसोमी हो जा रही है। यहाँ पे देखिए क्या हो जा रही है, ट्राइसोमी हो गई है, यहाँ पे ट्राइसोमी हो गई है, 21 क्रोमोजोम में ट्राइसोमी हो गई, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया है, गेन हो गया है क्रोमोजोम। तो डाउन सिंड्रोम के लिए ह्यूमन डाउन सिंड्रोम ह्यूमन कैरियोटाइप है ये। सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं, मतलब 23 पेयर, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोजोम होता है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम होता है। रेयरली ऐसा होता है क्या कि कोई एडिशनल कॉपी आ गई क्रोमोजोम की, एडिशनल कॉपी आ गई क्रोमोजोम में भी इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल, या कोई एक क्रोमोजोम की कोई कॉपी क्या होगी, लॉस हो गई इंडिविजुअल में, लैक ऑफ एनी वन पेयर ऑफ द क्रोमोजोम। तो इससे क्या होगा, इस सिचुएशन को बोलेंगे, जो पहली सिचुएशन जिसमें गेन हो रहा है क्रोमोजोम का तो ट्राइसोमी हो गई, और जिसमें लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, मोनोसोमी ऑफ द क्रोमोजोम हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, कई सारे सिंड्रोम वेरी सीरियस कंसिक्वेंस आएंगे इससे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम किसका है, ट्राइसोमी का केस है, ट्राइसोमी इन द 21 क्रोमोजोम। और टर्नर सिंड्रोम किसका केस है, मोनोसोमी का केस है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये 3 एग्जांपल क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के दिए हैं। तो अभी देखते हैं डाउन सिंड्रोम में क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसी डिसऑर्डर में क्या होता है कि इसमें क्रोमोजोम नंबर 21 का एक एडिशनल कॉपी हो जाती है, जिसकी ट्राइसोमी हो जाती है। क्रोमोजोम 21 में क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। इसको पहली बार डिस्कवर्ड वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द इस डिसऑर्डर को फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द डाउन इन 1866 में। इस डिसऑर्डर को, यानी कि डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब किया था 1866 में डाउन ने। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, ऐसे अफेक्टेड इंडिविजुअल जो डाउन सिंड्रोम से इंडिविजुअल अफेक्टेड है, स्टार्ट से चौड़ विथ स्मॉल राउंडेड हेड रहेगा, फरो टंग रहेगी, पार्सली ओपन माउथ रहेगा, थोड़ा सा उसका मुंह हमेशा खुला रहेगा, पाम्स का ब्रॉड होगा विद द करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। और ये फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट इसका बहुत रिटार्ड, फिजिकली और मेंटली बहुत रिटार्ड रहेगा। तो डाउन सिंड्रोम हो गया। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये कॉज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम रिजल्ट इनटू ए कैरियोटाइप। यहाँ पे 46 और XXY। और इस कंडीशन में क्या होता है, इंडिविजुअल है ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, हाईवर द फेमिनिन डेवलपमेंट ऑफ दैट इज द गायनेकोमास्टिक कंडीशन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। और ऐसा इंडिविजुअल क्या होता है, स्टेराइल होता है, जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ है वो इंडिविजुअल स्टेराइल होगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में ये डिसऑर्डर काज होता है एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम 45 और प्लस XO हो गया। ऐसी फीमेल की स्टेराइल ओवरी होती है, स्टेराइल होती है और उसकी ओवरी रूडिमेंट होती है, रूडिमेंट ओवरी होता है। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में लैक्स रहते हैं, नहीं होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होते हैं। ये चैप्टर फिनिश हो गया।